जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, जीएस, हिंदी व्याकरण के साथ साथ मैथ्स के प्रश्नों को भी कवर करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर जीके, जीएस और लास्ट में मैथ्स के प्रश्न रखे गए हैं। तो प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। वाक्य है, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है समालोचना। दूसरा प्रश्न है, आजन्म शब्द का समास बताइए। चलिए दूसरे के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आजन्म शब्द का अगर विग्रह पूछे क्या होगा, तो इसका विग्रह होता है जन्म भर या जन्म तक। और ये शब्द जो है अव्ययी भाव समास कहलाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो तीसरे का आंसर है पूर्णिया में हुआ था। कहाँ पर? पूर्णिया में। अगला प्रश्न, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा ले, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है कौन सा कारक है। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, कारक के चिन्ह में से में और पर, ये जो चिन्ह होता है अधिकरण कारक का होता है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे देखिए, किसी उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है। यहाँ से अब जीके, जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, किसी उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूछे तो 25 वर्ष है। सी ऑप्शन सही आंसर है। 18 वर्ष किस लिए है, तो मतदान आयु के लिए 18 वर्ष है। 21 वर्ष किसके किसके लिए है, तो पंचायत चुनाव हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका, इन सभी में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होने चाहिए। आगे देखिए, कुछ क्षेत्र की आर्द्रता के अधिकतम सीमा के साथ तुलनात्मक अनुपात को क्या कहा जाता है। फटाफट से आंसर बताएंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोरम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। लोकसभा का कोरम क्या है। तो देखिए, लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्यता का 1/10 होता है। राज्यसभा का भी यही होता है, दोनों का ध्यान रखना है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु कौन थे। चलिए इस प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, बी ऑप्शन उपगुप्त। ध्यान रखना है, उपगुप्त। विष्णुगुप्त जो है ये किसका नाम था पूछा जाता है, तो चाणक्य का ये मूल नाम था विष्णुगुप्त। ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना
राजवंश था। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन अगर पसंद आता हो तो दिल से सेशन को ज़रूर लाइक करें। तो भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? इसका सही जवाब है मौर्य वंश। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। और गुप्त वंश की स्थापना पूछे तो श्री गुप्त के द्वारा। कुषाण वंश की पूछे तो कुजुल कड़विशेष। सभी को बता रहे, ध्यान से सुनिए। कुषाण वंश की स्थापना होती है कुजुल कड़विशेष के द्वारा। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के सारनाथ शेर की राजधानी के तिराहे पर दिखाई नहीं देता है? चलिए फटाफट से 11 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसमें हिरन दिखाई नहीं देता है, बाकी सांड, हाथी, घोड़ा है। आगे देखिए, शहतूत का फल क्या है? शहतूत का फल क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोरोसिस। इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, पूछा जाता है शहतूत का फल क्या है, तो ये सोरोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्गों में मौर्य समाज का विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, किसमें किया गया था? और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आपको बता दें, डेली क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे और दूसरा रात 9 बजे और बीच में 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सेशन आपसे मिस ना हो। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है मेगास्थनीज का इंडिका। ध्यान रखना है, ये मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तो राजनीति से संबंधित है। भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक हस्तियों में से किसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पतंजलि को ध्यान रखना है, योग दर्शन के प्रवर्तक थे। कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, ये सभी जो है कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? इस प्रश्न को हमने करंट अफेयर्स की क्लास में किया था। चलिए आंसर करेंगे। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी कौन सी कंपनी? तो 15वें का आंसर है बी ऑप्शन रिलायंस। आगे देखिए, हाल ही में देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो ये कौन बना है? रिलायंस जियो बना है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में। आगे देखिए, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगा लें, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिए, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, लेकिन विधानसभा का सदस्य बनना है 25 वर्ष। जिस तरह से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, उसी प्रकार से विधान परिषद 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष ध्यान रखना है। आगे देखिए, और 35 वर्ष तो जानते हैं, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? चलिए आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। अगला है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? फटाफट से आंसर बताएंगे। हमने आपको बताया था कि भारतीय मानक समय जो है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और समीप पूछे तो ये इलाहाबाद के समीप नैनी स्थान पर है भारतीय मानक समय।
और ये कितना आगे है तो सभी को पता है 5.5 घंटा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, अभी रात ठीक 9 बजे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो 9 बजे की क्लास को आप लोगों को मिस नहीं करना है, इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो 20 का आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस तारीख को भारत का सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका आंसर जो ही बच्चे 21 दिसंबर को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर करेंगे। देखिए, जिस तरह से संसद में ऊपरी सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, अपर हाउस, और लोकसभा को निचला सदन लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से संसद होता है उसी तरह से होता है राज्य विधानमंडल, और इसमें होता है विधान परिषद। यहाँ पे लिख देते हैं विधान परिषद, और दूसरा होता है विधान सभा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? तो अगर ऊपरी पूछे तो विधान परिषद कहलाता है ऊपरी सदन, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, और विधान सभा को बोलते हैं निम्न सदन। विधान परिषद के बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है, विधान सभा के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है, ध्यान रखें। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो 23 का आंसर है ऑप्शन डी, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। ये 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। बाकी ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये सभी है। प्रकाशमान तीव्रता की SI इकाई क्या है? देखिए, प्रश्न घुमाकर पूछा गया है, इसका कहने का मतलब है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता पूछता तो आप लोग फटाक से आंसर देते कैंडेला, लेकिन यहाँ में पूछा गया प्रकाशमान तीव्रता की SI इकाई, तो ध्यान रखना है इसका भी क्या होता है, कैंडेला होता है। शक्ति का आप सभी जानते हैं वाट होता है। निपॉन किसका नया नाम है? यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, लिख देते हैं यहाँ पे निपॉन, या इसको निहोन भी कहा जाता है। तो ये जो सही जवाब है इसका किसका नाम है? ये जापान का नया नाम है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। तो योजना आयोग के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हालांकि योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है, और CEO है परमेश्वरन अय्यर। सभी को बता दिए हैं, ध्यान रखना है। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। आगे देखिए, किस सुल्तान ने खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को यहाँ पे वस्त्र होना चाहिए? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश को, याद रखना है इल्तुतमिश को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, डूरंड रेखा तो ये दो देशों के बीच का रेखा है, रेडक्लिफ भी है, मैकमोहन भी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है। ये जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर
उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है, ध्यान रखना है। देखिए, जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसका तिथि जो होता है एक दिन जोड़ा जाता है उसमें, और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करेगा तो एक दिन घटा दिया जाता है। इसलिए याद रखना है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये किसी भी दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो जैसे कि आप सभी को पता है, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं मिलता है। सही आंसर है बी ऑप्शन। जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे 30 के लिए। तो जर्मनी की सहायता से कौन सा इस्पात शुरू किया गया था? तो आप सभी जानते हैं राउरकेला, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। इसकी शुरुआत स्थापना 1955 में जर्मनी की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? चलिए 31 के लिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क हो गया, आयात या निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क हो गया, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी पूछा जाता है कौन सा कर है? तो जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। तो 31 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, उत्पाद शुल्क होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑक्स बो झील, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी तट वाला जो राज्य है गुजरात, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस राज्य में है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह कर्नाटक में स्थित है। किस जिले में? मांड्य जिले में। और किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे राज्य पूछ रहा है कर्नाटक, नदी कर्नाटक याद रख, नदी पूछे तो कावेरी ध्यान रखना है। सेंट जॉर्ज, यहाँ पे सेंट जॉर्ज नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए फोर्ट सेंट जॉर्ज, टाइपिंग एरर है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? और आपको ध्यान रखना है, ये जो किला है भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। इसकी स्थापना 1644 में हुआ था। कहाँ पर? तो चेन्नई के तटीय शहर में। सही जवाब है डी ऑप्शन, चेन्नई। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिहार की राजधानी पटना में, ध्यान रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी 2013 में राज्य की राजधानी पटना में महात्मा गांधी की सबसे लंबी मूर्ति का अनावरण किया था। कुल ऊंचाई की बात करें तो 72 फीट ऊंची है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी किस शिलालेख में मिलता है? आप सभी जानते हैं 13वें शिलालेख, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आगे देखिए, समोच्च रेखा समान खाली स्थान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। चलिए फटाफट से 38 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, भूगोल के क्षेत्र में समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। तो सही जवाब है उच्चता। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? चलिए 40 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? छत्तीसगढ़, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है ये सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है।
सही जवाब है अनुच्छेद 16। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो 42 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, क्वार्ट्ज में। आगे देखिए, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो व्यवसाय पर कर की वसूली जो है ये केवल राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तो इसका सही जवाब है तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, कीमत स्थिरीकरण जो है ये पूंजी का कार्य नहीं है, ये मौद्रिक नीति का कार्य है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न है, यदि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी द्विघात समीकरण का दो मूल समान होता है तो d का जो वैल्यू होता है 0 होता है। अगर d ग्रेटर देन 1 हो तो भी मूल निकलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो मूल असमान आता है। d लेस देन 1 आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, हमने अभी क्या बताया कि दो मूल अगर समान हो तो d बराबर 0 और d का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ac, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, यदि p और q विषम संख्याएं हैं तब इनमें से कौन सी संख्या सम है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर आप लोगों से बनता है तो आप लोग आंसर करेंगे। तो आप लोग ये जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? हमेशा सम होता है। आप लोग लेके देख लीजिए, अगर पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा 3 है, दूसरा 1 ले लीजिए तो देखिए 4 आ रहा है। और भी कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहला विषम 5 है, दूसरा विषम मान लीजिए कुछ और, जैसे मान लेते हैं 7 तो देखिए 12 आ रहा है। तो इस तरह से जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? हमेशा सम होता है। p और q क्या है? विषम है। तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो ऑप्शन बी में देखिए p प्लस q है। तो अभी हमने बताया कि ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो दोनों का योग क्या होगा? सम होगा। यहाँ पूछ भी रहा है कि कौन सा सम होगा, तो ऑप्शन बी जो है सम होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों? देखिए बताते हैं। p के जगह पे मान लीजिए 3 है और q के जगह पे मान लीजिए 1 है। अब इस पर सेट कीजिए, देखिए 3 प्लस q बराबर 1, 1 प्लस 1 देखिए कितना आता है? 3 1 4 1 5। तो यहाँ विषम नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरा सम आना चाहिए था। तो इसमें जो सेट करेगा बी ऑप्शन करेगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे देखिए, 10 पर पावर n माइनस 1 सदैव जो है 11 से विभाजित होता है जब आपको बताना है n क्या है। तो देखिए, आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखना है कि जब a पर पावर n माइनस b पर पावर n दिया गया हो और n जो हो क्या हो? सम संख्या हो, तो ये जो है a प्लस b से भी डिविजिबल होगा और a माइनस b से भी डिविजिबल होगा। आपको ये थ्योरी को ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब भी a पर पावर n माइनस b पर पावर n हो तो n क्या होता है? सम संख्या। तो a प्लस b से भी डिविजिबल होगा और a माइनस b से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ 10 पर पावर n है, तो 10 पर पावर n और 1 पर पावर हम लिख सकते हैं n। तो और क्या बोल रही है? 11 से डिवाइड है। तो देखिए 10 प्लस 1 कितना होता है? 11। तो हमने क्या बताया? 11 से कब डिविजिबल होगा? जब n क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, n एक सम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि साइन a प्लस कॉस a बराबर p और सेक a प्लस कॉसेक a बराबर q, तब q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। आप लोग क्या कीजिए, a के जगह पे 45 डिग्री को रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए साइन a
कॉस ए पी दिया गया है, तो साइन ए की जगह पे 45 रखना है, तो साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। कॉस 45 का भी होता है 1/√2, और ये दिया गया है पी। अब यहाँ से √2 कैल्शियम √2 आएगा, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 में 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी 2/√2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, और नीचे √2 है तो रूट से रूट कट गया तो कितना बचा √2, यानी कि p का मान जो हमारा आया √2 आया, याद रखना है। अब उसी तरह से यहाँ से हमको q का मान निकाल लेना है, तो यहाँ पे a की जगह पे कितना रखना है 45, तो सेक 45 का मान होता है √2 और कोसेक 45 का होता है √2, और ये दिया गया है q, तो √2 प्लस √2 क्या होता है 2√2 बराबर q। अब देखिए p का मान √2 है, q का मान 2√2 है। अब इस पर सेट कर दीजिए, तो फिर से यहाँ पे लिखते हैं q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। q के जगह पे क्या रखना है, q के जगह पे रखना है 2√2, और p के जगह पे क्या रखना है √2। p का मान निकला था ना √2, और स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा 2√2, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2√2, यानी इसको सॉल्व करने पर आपका आ गया 2√2। आंसर बताना है p या q के फॉर्म में, तो देखिए 2 को लिख दीजिए 2, और √2 का मान आपका क्या आया था p आया था, p बराबर आया था ना √2, तो √2 की जगह पे p रख दिए 2p, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 2p। आगे देखिए, यदि 7 नारंगी का मूल्य क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल है, देखिए 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 7 CP बराबर 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य यानी 6 SP बराबर, यहाँ से आप लोग CP अपॉन SP निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 6/7 आ जाएगा। अब CP 6 है, SP 7 है, यानी विक्रय मूल्य 7 है और क्रय मूल्य 6 है, तो यहाँ पे 1 रुपया का लाभ हो रहा है, लेकिन हमको लाभ निकालना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है लाभ गुना, यानी 1 गुना 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, देखिए क्रय मूल्य है 6। अब 100/6 यहाँ से निकल जाएगा, 100/6 ये आपका निकल कर कितना आएगा, तो 16.2/3%। ऑप्शन डी में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।